जय हिंद एवरीवन। तो बस अब हम आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर्स की तरफ। ठीक है, बस लास्ट के दो लेक्चर्स हैं। आ, आज के लेक्चर में हम जो है कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड जो भी हमारे कंसेप्ट्स आते हैं वो आज के चैप्टर में खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो हम कल वाले लेक्चर में खत्म कर लेंगे एंड देन यू विल बी डन विद इट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर का महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो भाई, अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की तरफ अगर आप देखें, जहां पर लेबर और कैपिटल की मोबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है ना। तो यहाँ पर लेबर प्लस कैपिटल इनका आना जाना बहुत लगा रहता है ना। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसमें जो कंट्रीज होती हैं वो इंगेज करती हैं ट्रेड में एक दूसरे के साथ में। किस हिसाब से इंगेज करती हैं? ये इंगेज करती हैं रिसोर्सेज जो इनके पास अवेलेबल हैं या रिसोर्स इंडाउमेंट जो ये पोजेस करते हैं, है ना। इस थ्योरी को कहा जाता है कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस थ्योरी के हिसाब से आप ऐसा समझ लीजिए कि नेशंस क्या करते हैं, ट्रेड में एंगेज होते हैं किस हिसाब से कि भाई जो उनके पास रिसोर्स रिच कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक कंट्री है, अगर वहां पर लेबर ज्यादा आ जाता है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन ज्यादा है, जैसे कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन होता है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं? जो कि आपके लेबर इंटेंसिव होते हैं, है ना। ऐसे गुड्स को बाहर भेजा जाता है जो कि लेबर इंटेंसिव है। फॉर एग्जांपल हम बांग्लादेश का एग्जांपल ले लें, वियतनाम का एग्जांपल ले लें, यहाँ पर फुटबॉल्स बनाई जाती हैं, जीन्स बनाए जाते हैं, ये सब लेबर इंटेंसिव है ना। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐसे गुड्स को इंपोर्ट करते हैं जिसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होता। अब ये कौन से गुड्स आ जाते हैं? ये आ जाते हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, जो मशीनरी के द्वारा बनाए गए हैं, मॉडर्न टेक के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। तो ये जनरली हमारे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स आ जाते हैं। तो ये जो रिलेटिव डिफरेंस होता है दो नेशंस के रिसोर्सेज इंडाउमेंट्स के बीच में, ये हमारा एक ट्रेड का बेसिस बन जाता है, ताकि एक एफिशिएंट एलोकेशन किया जा सके, यूटिलाइजेशन किया सके रिसोर्सेज का। इसकी वजह से ट्रेडिंग जो कंट्रीज हैं इकोनॉमिक गेन्स हासिल कर सके। तो अगर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है तो उसके लिए किसी भी कंट्री का एक्सटर्नल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि भाई ये जो फॉरेन ट्रेड होता है ये किसको अफेक्ट करता है? ये ऑल ओवर किसी भी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड जो है ये उसको अफेक्ट करता है। दो तरीके से अफेक्ट करता है। पहला, मैं बता देता हूँ एक सेकेंड। पहला इसमें जो तरीका है वो कौन सा आ जाता है भाई? आपका पहला तरीका जब आता था जब इंडियंस क्या करते हैं, फॉरेन गुड्स को खरीदते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्पेंडिंग होती है, हमारा जो खर्चा होता है, इट एस्केप्स एज अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। यानी कि जो सर्कुलर फ्लो मैंने आपको बताया था उसमें से ये अलग निकल जाती है, यानी कि एक लीकेज के तौर पे ये पैसा हमारे चला जाता है बाहर, है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से एग्रीगेट जो डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की। जो भाई डोमेस्टिक हमारा सामान था उसकी तो डिमांड कम हो गई ना, क्योंकि बाहर से सामान मंगा रहे हो। सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं जो हम बाहर की कंट्रीज में भेजते हैं, है ना, फॉरेनर्स या फॉरेन्स को भेजते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक इंजेक्शन की तरह आ जाते हैं भाई हमारे सर्कुलर फ्लो में। यानी कि इनको हमारे सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो एग्रीगेट आपकी डिमांड है वो बढ़ जाती है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स के लिए, है ना। क्योंकि हम अपना सामान तो बाहर भेज रहे हैं तो फिर भाई हम क्या करेंगे, हम अपना सामान ज्यादा यूज करेंगे जो ऑलरेडी हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर भाई टोटल फॉरेन ट्रेड कितना आ जाता है भाई? टोटल फॉरेन ट्रेड की जो इक्वेशन है वो आपकी आ जाती है, टोटल फॉरेन ट्रेड में हमारे एक्सपोर्ट्स भी आते हैं और हमारे इम्पोर्ट्स भी आते हैं। ठीक है, एज अ टोटल फॉरेन ट्रेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी एक कॉमन मेजर होता है ऑफ द डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, कि भाई कितनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी जो है वो खुली हुई है ट्रेड के लिए, है ना। और वहीं पर एक कंसेप्ट आता है बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, है ना, ऑफ गुड्स। इसको कहा जाता है ट्रेड बैलेंस। कितना सामान आपने बाहर, कितना बाहर से मंगाया, डिटरमाइन करता है ट्रेड बैलेंस के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे भाई और नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की। तो भाई आप सबको पता है ये बहुत बेसिक सा है
सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी आ जाता है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि भाई किसी तरह का एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होता, कोई किसी भी तरह का एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब होता है ना तो कोई इंपोर्ट होंगे ना ही कोई एक्सपोर्ट होंगे, यानी कि ये एक सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ इंडिकेशन देता है, जो अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स के बेसिस पे ही बस ग्रो कर रही है ना। इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है कई बार, उसको कहा जाता है ऑटार्की। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि इंडिया की ये जो इकोनॉमी है काफी हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी रही थी, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रही थी आफ्टर 1950s, जो कि 1980s तक चली। ठीक है, अनसक्सेसफुल रही, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। फाइनली हमें अपनी इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 के बाद में खोलनी पड़ी, है ना। दूसरी तरफ ओपन इकोनॉमी आ जाती है। ओपन इकोनॉमी वो होती है जो बाकी सारे नेशंस के साथ गुड्स और सर्विसेज में ट्रेड करती है ना, फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रेड करती है। अब नेक्स्ट आते हैं भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कंसेप्ट पे, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली है क्या। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम प्यार से बुलाते हैं BOP, बॉब। ठीक है, बॉब किसी कंट्री का जो रहता है, BOP किसी कंट्री का रहता है, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक है, किस चीज के, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, लेकिन किसके बीच में, बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया के सिटीजन्स हो गए, है ना, रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री किसके साथ में होते हैं, इनके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितने टाइम पीरियड में होते हैं, एक स्पेसिफिक गिवन टाइम में, फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई कंट्री वन के सारे इंडिविजुअल्स, कंपनीज, गवर्नमेंट बॉडीज क्या कर रही हैं, आपकी क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं किसके साथ में, कंट्री टू के किसी भी इंडिविजुअल, कॉरपोरेशंस, कंपनीज या फिर गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में, है ना। ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें इंपोर्ट भी आ जाता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, है ना। ये इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ जाता है, इसमें हमारा सर्विसेज भी आ जाती हैं, इसमें हमारी कैपिटल भी आ जाती है, प्लस इसमें हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स भी आ जाती हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या आता है, ट्रांसफर पेमेंट में आता है फॉरेन एड और रेमिटेंसेज, है ना, जो बाहरी मदद मिली हो, प्लस बाहर से जो वर्कर्स ने पैसा भेजा हो इस देश में, वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो देखो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं BOP में। एक तो होता है भाई हमारा करंट अकाउंट, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट को देखते हैं। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, देखो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड किस चीज का, विजिबल्स का। ठीक है, प्लस आपका बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स भी आ जाता है, यानी कि इसमें आपकी आ जाती हैं सर्विसेज प्लस ट्रांसफर पेमेंट। सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट, या सर्विसेज प्लस ट्रांसफर पेमेंट, सब कुछ भी कह सकते हैं इसको। यानी कि ये उन सारी पेमेंट्स का मेजर होता है जो करंटली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज के लिए किए जाते हैं, यानी कि करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नॉन ट्रेड जो फ्लोज होते हैं आपके ऑफ फंड्स के, है ना, जो बिना किसी व्यापार का पैसा आ रहा है ना, जो नॉन ट्रेड फंड है आपका, नॉन ट्रेड फ्लो ऑफ फंड है, जो आपका किसी कंट्री और बाकी के दुनिया के साथ में हो रहा है। अब भाई हमारा ये नॉन ट्रेड फ्लोज में क्या क्या आ जाता है, नॉन ट्रेड फंड्स में हमारा आ जाता है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, फैक्टर इनकम में आता है हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, वेजेस, है ना। ये जो भाई है इनका बेसिकली देखा था, नॉन ट्रेड की फ्लो ही है ना ये। और इसमें हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स भी आ जाती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, रेमिटेंसेस या इंटरनेशनल मदद वगैरह। ठीक है, अब इसके साथ में क्या होता है, इनविजिबल जो बैलेंस होता है आपका, ये जो हम इनविजिबल की बात कर रहे थे, इनविजिबल क्या होता है, इनविजिबल बैलेंस हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, या फिर इनविजिबल आइटम्स जो रहते हैं आपके, अभी आगे जाके बताऊंगा क्या होते हैं ये। और उसके बाद में अगर हम बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की जो बात कर रहे थे, तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की इक्वेशन बनती है बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। ठीक है,
अब स्पेसिफिकली बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो देखो भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जो विजिबल गुड्स है, जो हमें सामने दिख रहे हैं, इनका बैलेंस। लेकिन इनका बैलेंस किस फील्ड में? इनका बैलेंस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो आपका मर्चेंडाइज पोर्शन आ जाता है बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, है ना, मर्चेंडाइज पोर्शन ऑफ द बीओपी, मतलब जो वैल्यू आपकी एक्सपोर्टेड मर्चेंडाइज की है, जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल गुड्स, है ना, टेंजिबल गुड्स की जो वैल्यू है, माइनस क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मर्चेंडाइज, है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टेड वाला आ गया। और सेम चीज को हम माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे, दैट विल बी इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से हमने इंपोर्ट को माइनस कर दिया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसी से तो पता चलता है ना कितना सामान भाई हमसे खरीदा गया और कितना सामान हमने बाहर बेचा। तो भाई यहाँ पर टर्म आता है करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी। ये डिफरेंस रहता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ ऑल इनपुट्स, इसमें सारी गुड्स आ जाते हैं, सर्विसेज आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम्स आ जाती हैं, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, है ना। इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब कि ये दिखाता है कि भाई डोमेस्टिक सेविंग्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के में कितना ज्यादा भाई आपका डिफरेंस है, सेविंग्स कितनी है और इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं, है ना। यानी कि कितना भाई हमें चाहिए इस डेफिसिट को और पूरा करने के लिए, फॉरेन सेविंग्स हमें कितनी चाहिए कि भाई इस डेफिसिट को हम पूरा कर सके। ठीक है, वही दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की हम बात करेंगे करंट अकाउंट के बाद में। तो इसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, ये आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर होता है। इसमें बोरोइंग और लेंडिंग होती है अब्रॉड से, यानी कि आपने बाहर से उधार लिया, लेंडिंग वगैरह की, ठीक है, अब्रॉड से, ये काउंट हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ सेल्स एंड परचेज जो होता है आपका, ठीक है, स्टॉक्स ऑफ गोल्ड का या क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, दूसरी कंट्री से, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। अब देखो, दो तरह के कैपिटल फ्लो होते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। पहला वाला तो होता है, इसको कहा जाता है ऑटोनोमस। ठीक है, इसको ऑटोनोमस कहा जाता है। ऑटोनोमस कैपिटल फ्लोज कौन से होते हैं? ये हमारे ऑर्डिनरी कैपिटल फ्लोज होते हैं। ये होते हैं क्योंकि नॉर्मल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस लाइक जो डिविडेंड कमाए जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कमाई जाती हैं, बाकी इनकम्स आते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग और लैंडिंग से। और दूसरी तरफ हमारा आ जाता है एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग फ्लोज कहा जाता है ना। ये फ्लो स्पेसिफिकली आपके इसलिए किए जाते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाया जा सके। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये दोनों हैं हमारे रिलेटेड। ठीक है, एक डेफिसिट अगर आपका करंट अकाउंट पे होता है तो उसको आपका कैसे सेटल किया जाता है? उसको कैपिटल अकाउंट में एक नेट सरप्लस लाके सेटल किया जाता है। फॉरेन करेंसी जो रहती है वो जरूरी होती है ताकि हमारे एक्सेस इंपोर्ट्स को फाइनेंस किया जा सके। बाहर से आप जितना सामान मंगाओगे उसको तो डॉलर में पे करना पड़ेगा ना, फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, है ना। इट मस्ट बी ईदर बोरोड बाय सम अदर कंट्री, या तो हमें किसी और कंट्री से बोरो करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अपने फॉरेक्स के रिजर्व्स में से या गोल्ड के रिजर्व में से देना पड़ेगा, गोल्ड को भाई गिरवी रख के, है ना। सिमिलरली अगर करंट अकाउंट में भाई हमारा एक सरप्लस होता है तो उसको एक डेफिसिट के द्वारा मैच किया जाता है इन द कैपिटल अकाउंट। अब बीओपी का मतलब आप सबको पता है, सम टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अब उसके बाद में कंपोनेंट्स में फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है भाई हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, है ना। फेरा जो हमारा है ये आया था, फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये हमारा आया था फोर्स में 1974 में पहली बार, है ना। फेरा इंडिया के सारे सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होता है। सिंपल सा आइडिया था कि भाई देश के अंदर होने वाला सारा का सारा फॉरेन ट्रांजैक्शंस जो है ना, इसको कंट्रोल किया जा सके। फॉरेन ट्रांजैक्शन और पेमेंट चाहे वो एनजीओ के थ्रू आता है या फिर किसी और मेथड से आता हो, तो लेजिस्लेशन जो है हमारा कानून बनाया गया वो इस चीज पे फोकस था कि भाई बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेगुलेशन होना चाहिए। इसकी वजह से ग्रोथ हमारी कम हो गई, डेवलपमेंट काफी कम हो गया और सब्सिक्वेंटली इसको रिप्लेस किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
1999 से, जो कि 2000 में आया। अब ये बेसिकली फॉलो किसको कर रहा था, ये भाई हमारा लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज 1991 में, उसको फॉलो करने के लिए बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग पे बनाया गया था, है ना। तो भाई हमारा जो फेमा है, फेमा थोड़ा सा ज्यादा लिबरल कंसिडर किया गया कि भाई ये ज्यादा उदारवादी है, इसमें ज्यादा लिबर्टी है, इसमें ट्रांजैक्शंस थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के बिना अलाउ किए गए, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। इसके द्वारा क्रॉस बॉर्डर जो कैपिटल फ्लोज हैं उनको इनहेंस किया गया, उनके रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया। ठीक है, खासकर जो हमारा आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फेमा 3 एरियाज को कवर करता है। पहला आ जाता है रुपी कन्वर्टिबिलिटी को, ठीक है। दूसरा आ जाता है सेटिंग अप ऑफ सेपरेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी फॉर ट्राइंग आउट क्रिमिनल ऑफेंसेस इन फॉरेन एक्सचेंज। और तीसरा आ जाता है बोरोइंग्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। फर्दर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, सीएसी यानी कि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, करेंसी को कन्वर्ट करने की क्षमता यानी कि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है कितनी आसानी से किसी देश की, किसी एक कंट्री की जो करेंसी है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, किसमें, गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरी करेंसी, किसी दूसरी नेशन की करेंसी के फॉर्म में, है ना। इसका मतलब होता है फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन वन। आपके जो लोकल फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनको आप क्या कर रहे हैं, आप इनको फॉरेन करेंसी के या गोल्ड वगैरह के टर्म्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एट मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं होता है। एट प्रेजेंट आपका करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ है, जबकि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी जो है वो आपकी कैपिटल अकाउंट्स में अलाउ, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो अगर बीओपी का इक्विलिब्रियम हमें चाहिए, है ना, बीओपी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, क्या करंट, हमारा जो करंट अकाउंट है प्लस हमारे जो कैपिटल अकाउंट है इनका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी कंट्री के, वो इक्विलिब्रियम में तभी कहे जाएंगे जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर है। भाई फॉरेन जितना हम सप्लाई हो रही है, मतलब जितना हमारा एक्सपोर्ट है और जितना भाई हमारा इम्पोर्ट है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। सप्लाई का ये तो मतलब है ना कि भाई फॉरेक्स से सप्लाई क्यों होगी, क्योंकि हम लोगों को चाहिए, है ना। और हमारे पास में क्या बोलते हैं उसकी डिमांड, क्या, सॉरी, डिमांड उसकी क्यों है, क्योंकि भाई हम लोगों को वो चाहिए सप्लाई के तौर पे, है ना। और क्या बताया था मैंने यार, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वो है जो उसकी सप्लाई के बराबर है ना। फॉरेक्स की जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई के बराबर है, सीधी सी बात है ना। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला खेला जा रहा है। सप्लाई उसकी तब हो रही है क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से हमें मिल रहा है, डिमांड उसकी हो रही है क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब इम्पोर्ट बराबर एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो भाई अगर हमें बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट अकाउंट बैलेंस को देखना पड़ेगा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन करंट इनकम एंड करंट एक्सपेंडिचर। करंट अकाउंट बैलेंस हमारा क्या होगा, करंट इनकम माइनस करंट एक्सपेंडिचर होगा, है ना। तो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम जो रहता है वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के द्वारा फाइनेंस रहता है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में आपका क्या आ जाता है, एक्सटर्नल फाइनेंस में आपका एफडीआई का इनफ्लो आ जाता है ना। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो के जो इनफ्लोज आ जाते हैं वो आ जाते हैं। लोन्स हमारे बढ़ जा रहे हैं, किससे बढ़ जा रहे हैं, जो हमें फॉरेन से मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ रिड्यूस्ड होल्डिंग भी आ जाती है भाई, जो फॉरेनर्स आपकी क्या बोलते हैं, सॉरी, फॉरेन करेंसी की जो रिड्यूस्ड होल्डिंग है वो भी आ जाती है, ठीक है। और इसमें हमारी इंक्रीज्ड फॉरेन होल्डिंग्स भी आ जाती हैं ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना, कि भाई बाहर के लोग हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। और क्या आएगा इसमें, और क्या आएगा इसमें, इंक्रीज रिड्यूस होल्डिंग्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि हमने कम कर दिया, बाहर के लोगों ने हमारी करेंसी को बढ़ा दिया, ठीक है, ये हो गया। और हाँ, एक्वायरिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट से क्या किया जा रहा है, फॉरेन करेंसी को एक्वायर किया जा रहा है, यानी कि उनके रिजर्व्स कम हो रहे हैं। और लास्टली क्या हो जाता है कि भाई ये उम्मीद लगाना कि फॉरेन गवर्नमेंट क्या करेगी, डेब्ट को फॉरगिव कर देगी, है ना। अगर ऐसा होता है तो एक यूनिलेटरल फ्लो होगा कैपिटल अकाउंट में। तो एक डेफिशिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहेगा वो हमारा होगा जब डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की एक्सीड कर रही है उसकी सप्लाई को, है ना। डिमांड भाई ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है कि भाई हमारे इंपोर्ट बढ़ गए हैं, और सप्लाई कम है यानी कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हुए, है ना।
तो और सरप्लस आपका कब हो सकता है, जब सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की उसकी डिमांड से एक्सीड कर जाती है। यानी कि अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो मतलब सीधी सी बात है भाई, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो यानी कि अब सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट होगी। बहुत सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या फर्क होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं। दिस इक्विलिब्रियम जो है आपका किसके फॉर्म में हो सकता है, डेफिसिट के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर सरप्लस के फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों ही तरीके डिसइक्विलिब्रियम है ना, दोनों ही बैलेंस नहीं है, एक में कम है एक में ज्यादा है। किस वजह से हो सकता है? देखो भाई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकता है, सीधी सी बात है ना। डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या है, उनकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा, आपका लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, वो भी एक पॉइंट इसमें आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होता है ऑफ द प्राइसेस में, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, डिमांड ज्यादा होगी तो इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। लार्ज स्केल इंक्रीज अगर आपका कैपिटल गुड्स में होगा, इंपोर्ट्स में होगा, तो उसकी वजह से पीओपी को डेफिशिट होगा। फोर्थ हमारा आ जाता है, जैसे कि कुछ इवेंट्स आ जाते हैं, ग्लोबल रिसेशन। उसके बाद में पांचवा आ जाता है मार्केट फ्लक्चुएशंस, और छठवा आ जाता है डिजास्टर्स, जिससे किसी कंट्री की प्रोग्रेस हॉल्ट हो जाती है। अब उसके बाद मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कैसे किया जाए? तो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम जो है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिजिकल पॉलिसी दोनों से ठीक किया जाता है ना। यानी कि बीओपी का जो डेफिशिट होता है वो ये बताता है कि आपके इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, है ना। अब इंपोर्ट अब होता क्या है कि भाई, अगर आपका मान लीजिए मनी सप्लाई जो है वो कम है ना, इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा, उससे लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो भी कम होगी। इसका मतलब है कि भाई जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी कम होगी, है ना। और जो आपकी डोमेस्टिक प्राइसेस है वो आपकी इंपोर्ट्स को क्या कर देंगी, धीरे धीरे कम कर देगी। ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक प्राइसेस में जो गिरावट देखी जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, है ना। अब मनी सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, नीचे गिर रही है, तो इंपोर्ट्स हमारे कम हो गए, एक्सपोर्ट्स हमारे ऊपर की तरफ चले गए। इसकी वजह से बीओपी डेफिसिट सिचुएशन में करेक्शन आ जाता है। ठीक है। अब एक और मेथड आता है जिसको कहा जाता है डिवेल्यूएशन। डिवेल्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ द ऑफिशियल रेट एट विच द करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी, है ना। ऑफिशियल रेट पे आप क्या करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देते हैं, जो कि दूसरी करेंसी के टर्म में एक्सचेंज किया जाता है। आइडिया सिंपल सा डिवेल्यूएशन के पीछे रहता है कि भाई हमें अपने एक्सपोर्ट्स को क्या करना है, बढ़ाना है, और इंपोर्ट्स को हमें क्या करना है, कम करना है, ताकि डिसइक्विलिब्रियम को हम मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें। दूसरा आ जाता है एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है। एक्सचेंज कंट्रोल में सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे और अर्निंग्स जो हो रही है कंट्री की। फर्दर हमारा इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन आ जाता है ना। एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज है, या तो उनको हटा दिया जाता है या फिर उनमें रिडक्शन कर दिया जाता है ना। इससे इसके जरिए एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है वो भी दी जाती है, भाई बाहर सामान भेजोगे तो हम तुम्हारी इतनी हेल्प करेंगे। इससे एक्सपोर्ट इंकरेज किए जाते हैं, है ना। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इंकरेज किया जाता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग इंकरेज की जाती है, ताकि हमारा जो फॉरेक्स है वो बढ़ जाए। इंपोर्ट कंट्रोल किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जनरली आपका इंपोर्ट ड्यूटीज को इम्प्रूव किया जाता है, या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज आपकी बढ़ा दी जाती है ना। रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इंपोर्ट कोटास के थ्रू। ये सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इंपोर्ट कोटास एंड टैरिफ्स वगैरह, है ना। इसके द्वारा लाइसेंसिंग भी कर दी जाती है। इसलिए ओवरऑल क्या किया जाता है कि भाई सर्टेन इन एसेंशियल आइटम्स जो है उनका इंपोर्ट रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है। कुछ पॉलिसीज अपनाई जाती है जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दिया जाए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई जाती है, जिससे आपका गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस किया जाए लॉन्ग रन में। इसके जरिए दिस इक्विलिब्रियम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में खत्म किया जाता है। फिर उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो वही करेंसी एक्सचेंज रेट का सीधा सा मतलब है एक पर्टिकुलर करेंसी की जो प्राइस है ना, इन टर्म्स ऑफ अदर, दूसरी करेंसी के टर्म में, इसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं, है ना। तो ये रहता है अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। 80 रुपए में अगर आप $1 खरीद पा रहे हैं, है ना, तो ये भाई अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जिसके द्वारा आप फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को खरीद पाते हैं।
तो इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर बात करेंगे कि भाई रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। हमने ऑलरेडी इनको कवर किया था, लेकिन इनको एक नए एंगल से कवर करते हैं। जैसे रियल एक्सचेंज रेट का सीधा सा मतलब होता है वो रेशियो, कौन सा रेशियो, टू फॉरेन टू डोमेस्टिक प्राइजेस, है ना। फॉरेन प्राइजेस का, डोमेस्टिक प्राइजेस का हम सेम करेंसी में जो मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई बाहर कोई एप्पल आपका $1 का मिल रहा है या $2 का मिल रहा है, 1 kg मिल रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 160 रुपीज पर kg हो जाएगा, है ना। और इंडिया में कितना मिल रहा है, इंडिया में तो उतने का मिल ही रहा है, तो भाई ये आपके सही से कन्वर्जन होता है। तो रियल एक्सचेंज रेट अगर इक्वल होगी 1 के, ये दोनों आपका बराबर होंगी, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा, तो करेंसी जो है वो एक दूसरे की परचेसिंग पावर पैरिटी के बराबर आ जा रही है। यानी कि जो गुड्स का कॉस्ट है वो सेम रहेगा दोनों कंट्रीज में, है ना। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 160 रुपए किलो सेम मिल रहे हैं और वहां पर $2 के मिल रहे हैं, तो भाई हमारा बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुड्स की जो कॉस्ट है वो दोनों सेम कंट्रीज में सेम आ जाती है, सेम करेंसी में अगर मेजर किया जाए तो रियल एक्सचेंज रेट जो है इसको किसी भी कंट्री की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का मेजर लिया जाता है। अब इसकी हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, रियल एक्सचेंज रेट विल बी इक्वल टू P1 अपॉन EP0, है ना। P0 क्या रहता है भाई, हमारा प्राइस लेवल इन द होम कंट्री, ये हमारा होम कंट्री का प्राइस रहता है। P1 रहता है भाई अब्रॉड, अब्रॉड में भाई प्राइस का लेवल क्या है। और E क्या रहता है भाई, E रहता है हमारा रुपी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज रेट। दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आ जाती है भाई हमारी। अब जैसे इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, ठीक है, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी होती है, रेट सिस्टम भी होता है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, है ना। फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कुछ भी नहीं करते हैं डायरेक्टली जिसके जरिए एक्सचेंज रेट को कुछ इम्पैक्ट पड़े, कुछ इफेक्ट पड़े। सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इसका सीधा सा मतलब होता है कोई ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस नहीं होते। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट्स में क्या होता है, कंट्रीज की कुछ फ्लेक्सिबल कंट्रीज जिनकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम है वो कर गया कोलैप्स, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ये कर गया कोलैप्स, ठीक है। प्रीवियस टू दैट ज्यादातर कंट्रीज जो थी उनके पास फिक्स्ड रेट सिस्टम हुआ करता था, या फिर इसको कहा जाता है पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। कुछ कंट्रीज में इनको पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो रहता है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड्स लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड्स लिए जाते हैं, इन एडजस्टमेंट किया जाता है बीओपी सरप्लस का या डेफिसिट्स का, वो आपके एक्सचेंज रेट्स के थ्रू नहीं किए जा सकते। एडजस्टमेंट या तो ऑटोमेटिकली होने चाहिए या फिर आपके गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने चाहिए। फिक्स्ड एक्सचेंज रिजाइम में क्या होता है कि गवर्नमेंट हमारी करेंसी को वैल्यू भी कर सकती है, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सचेंज रेट को अनचेंज भी छोड़ सकती है, या फिर पीओपी प्रॉब्लम के साथ में डील भी करती है मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी के द्वारा, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, ओपन मार्केट मैकेनिज्म का यूज करता है एंड इज कमिटेड एट ऑल टाइम्स कि भाई आप जो है करेंसी को बेचेंगे या खरीदेंगे एक फिक्स्ड प्राइस पे इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स पेक्ड रेशियो, ठीक है। तो जो स्टेबल वैल्यू होता है करेंसी का इन रिलेशन टू द रेफरेंस टू विच इट इज पेक्ड। अब उसके साथ साथ एक और आ जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसको कहा जाता है। प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब ये मिक्स रहता है हमारा फ्लेक्सिबल का और फिक्स रेट सिस्टम का। इसको डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, इंटरवीन करते हैं, फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं, बेचते हैं, एक अटेम्प्ट मतलब करते हैं ताकि एक्सचेंज रेट मूवमेंट को मॉडरेट किया जा सके जब भी उन्हें लगता है कि भाई ऐसे एक्शन जरूरी हैं। तो बाकी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आपके यहाँ पर जीरो नहीं। अच्छा ये मैंने यहाँ बता, ठीक है। उसके बाद में करेंसी एक्सचेंज रेट्स के कंसेप्ट आ जाते हैं दूसरे वाले, जैसे कि डेप्रिसिएशन आ जाता है भाई आपका। डेप्रिसिएशन में करेंसी का डेप्रिसिएशन किया जाता है, ठीक है। करेंसी का डेप्रिसिएशन किया जाता है यानी कि डिक्रीज किया जाता है करेंसी के लेवल में एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में ड्यू टू मार्केट फोर्सेस।
एप्रिसिएशन होता है यानी कि करेंसी की वैल्यू में एक आपका इंक्रीज किया जाता है, करेंसी एप्रिसिएशन कहा जाता है। और डिवेल्यूशन तो आपको पता ही है, डिवेल्यूशन का मतलब होता है ऑफिशियल तरीके से करेंसी की वैल्यू को लो करना, है ना, विद इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब डिवेल्यूशन जो करेंसी का होता है आपका, वो कंट्रीज में होता है जिनके पास फिक्स एक्सचेंज रेट है या फिर मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट है ना। तो फिक्स्ड रेट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि करेंसी की वर्थ जो है वो कितनी होगी एज कंपेयर टू बाकी की जो करेंसीज हैं, है ना, कंट्रीज के मामले में। इस केस में यूजली गवर्नमेंट क्या करती है, प्लेज करती है कि भाई वो करेंसी को बेचेगी या खरीदेगी जितनी भी उसको चाहिए होती है अपने एक्सचेंज रेट को सेम रखने के लिए। एक्सचेंज रेट जो आपकी है वो तभी चेंज हो सकती है जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसको चेंज करने का। अगर गवर्नमेंट करेंसी को लेस वैल्यूएबल करना चाहती है तो चेंज को क्या कहा जाता है, डिवैल्यूएशन कहा जाता है। अब डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन जो करेंसी का होता है ये एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो वैल्यू होती है करेंसी की ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी जाती है मार्केट फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो एक बार अगर करेंसी किसी कंट्री की डेप्रिशिएट हो गई तो इन्वेस्टर्स बाकी कंट्रीज के एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको देखते हैं और शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी इकोनॉमी से इकोनॉमी में। इससे इकोनॉमी क्या करती है, आपकी बूस्ट कर जाती है, जो कि लॉन्ग रन में क्या कर सकती है, करेंसी की वैल्यू को बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। अब डिवैल्यूएशन के दौरान तो जैसा मैंने आपको बताया, इकोनॉमी के अंदर डेवलप हो जाता है ट्रस्ट क्या, इन्वेस्टर्स का। और एक बार करेंसी डिवैल्यूट करती जाती है तो गवर्नमेंट उसको दोबारा सेम लेवल पे रिवैल्यू करने का काम बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो बैकफायर भी कर सकता है, इकोनॉमी को रिस्क मोड में भी डाल सकता है। फिर उसके बाद में NEER और RER पर मैं आपको बताया था, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, है ना। ये एक आपका मल्टीलैटरल रेट होती है, ये हमारी मल्टीलेटरल रेट होती है जो रिप्रेजेंट करती है प्राइस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। हर किसी का वे किया जाता है बाय इट्स इंपॉर्टेंस टू द डोमेस्टिक करेंसी, है ना, इन इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि एवरेज लिया जाता है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शेयर का, इसको इंडिकेटर लिया जाता है इसके तौर पे। और REER जो आपका रहता है ये कैलकुलेट किया जाता है एज द वेटेड एवरेज ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट्स ऑफ ऑल इट्स ट्रेड पार्टनर्स, है ना। द वेट्स बीइंग द शेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन फॉरेन ट्रेड, इस को रिप्रेजेंट किया जाता है एज द क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स जो हमें चाहिए होते हैं किसी गिवन बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज को खरीदने के लिए या फॉरेन गुड्स को खरीदने के लिए, ठीक है। बात करते हैं इंडिया के एक्सटर्नल डेब्ट की, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, है ना, इनको कहा जाता है ECB। ECB रेफर्स करती है उन सारे कमर्शियल लोन्स की तरफ जो अवेल किए गए हैं फ्रॉम नॉन रेसिडेंट लैंडर, ठीक है, विथ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी कितनी रहेगी, 3 साल। ECB के अंदर हमारे बैंक लोन्स आ जाते हैं, बायर्स क्रेडिट आ जाता है, सप्लायर्स क्रेडिट आ जाता है, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं जिस पर फ्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स आ जाते हैं। ECB को एसेस किया जा सकता है 2 रूट्स के थ्रू, एक तो भाई हमारा रहता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा रहता है अप्रूवल रूट, ठीक है। अब अप्रूवल रूट में क्या होता है कि एक्सप्लिसिट परमिशन गवर्नमेंट की चाहिए होती है, ठीक है, बिफोर टेकिंग लोन। मतलब ये रिक्वायर्ड होता है कि स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए ले रहे हैं। और ECB आपका जो है वो डिफरेंट रहता है FDI से, इस सेंस में कि FDI का सिंपल सा मतलब होता है फॉरेन मनी जो इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडिया में इक्विटी कैपिटल के लिए, यानी कि हिस्सा लेने के लिए किसी स्पेसिफिक कंपनी वगैरह में। जबकि ECB क्या रहता है, आपका एक फंडिंग होती है, ये इक्विटी नहीं होती, ठीक है। तो ECBs आर क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट, और ये आपका एक सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट के तौर पे शो हो। दूसरी तरफ सॉवरेन बॉन्ड्स आ जाते हैं। सॉवरेन बॉन्ड्स जो रहते हैं ये रहती हैं डेब्ट सिक्योरिटी, ठीक है, जो किसी भी नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। ये लोकल करेंसी डिनोमिनेटेड भी हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड भी हो सकते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड से अलग जो रिस्क इन बॉन्ड्स के साथ में रहता है ना, वो आपका रहता है एक्सचेंज रेट का, है ना, कि बॉन्ड्स को अगर लोकल करेंसी में प्राइस किया गया है तो इसमें ये हो गया, इकोनॉमिक रिस्क आ जाते हैं, पॉलिटिकल रिस्क आ जाते हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल डिफॉल्ट हो सकता है ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट या फिर प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो सोवरेन बॉन्ड्स डिफॉल्ट जो रहते हैं बहुत कॉमन नहीं होते जनरली, और बहुत इनको लो रिस्क बॉन्ड कहा जाता है। मतलब कंट्री फेल होती है
तभी जाके भाई आपके रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये लो यील्ड देते हैं भाई, है ना, ये क्या करते हैं, लो रिस्क है, इसीलिए इनका जो रिटर्न है वो भी थोड़ा सा कम रहता है। अब ये जो बॉन्ड्स है ना, इनको तीन सबसे ज्यादा पॉपुलर रेटिंग एजेंसीज के द्वारा रेट किया जाता है। S&P हो गई, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गई, मूडीज जो है वो हो गई, और उसके साथ साथ में फिच हो गई, है ना। ये अपनी रेटिंग्स को बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे पेश करती हैं। ये जनरली आपने देखा होगा इंडिया की फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, लोन सेक्टर पे अलग अलग सेक्टर्स को ये लोग रेटिंग करते रहती हैं। इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल से पॉजिटिव और फलाना ढमाका करते रहते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं, लाइक आपका पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ को देखते हैं, इन्फ्लेशन को देख लेते हैं, एक्सटर्नल डेब्ट को देख लेते हैं, डिफॉल्टिंग की हिस्ट्री कितनी है उसको देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं। इनके बेसिस पे ये बताते हैं कि किसी भी कंट्री के सोवरेन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ कितनी है। फिर कुछ ड्यूटीज हमारी आ जाती है, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी एक टैक्स होता है जो किसी इम्पोर्टर को पे करना पड़ रहा है। आप कोई सामान बाहर से मंगा रहे हैं तो आपको पे करना पड़ रहा है ना, उस सामान को मंगाने के लिए। मतलब फॉरेन गुड्स की जो प्राइस है वो तो आप उसके सेलर को दे रहे हैं, लेकिन आप सरकार को भी पैसा दे रहे हैं कि भाई ये मैं अपनी कंट्री के अंदर मंगा रहा, है ना। तो इम्पोर्ट ड्यूटी को हम लोग कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं, कस्टम ड्यूटी के नाम से, टैरिफ के नाम से, इम्पोर्ट टैरिफ के नाम से। तो इम्पोर्ट ड्यूटी आपकी एड वैलोरम भी हो सकती है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वैल्यू बेसिस पे भी हो सकती है ना, कि गुड की वैल्यू क्या है, या फिर वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, यानी कि इसके वेट, डायमेंशंस और बाकी यूनिट्स ऑफ मेजर के ऊपर। और एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब कि इसमें आपकी कुछ जनरल और स्पेसिफिक टैक्सेस आ जाते हैं उन गुड्स और सर्विसेज पे जो कि आप बाहर की तरफ भेज रहे हो, है ना। अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी से, इंडिया से बाहर आप भेज रहे हैं, तो इस पे ऊपर भी आपको सरकार को पैसा देना है, वही आप इस पे भी कमाने के लिए जा रहे हैं, है ना। जब सर्विसेज को डिलीवर किया जा रहा है नॉन रेसिडेंट्स के लिए, जो प्रॉफिट्स आते हैं एक्सपोर्ट मोनोपोलीज के और टैक्सेस के, वो आपके मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स के इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। फिर काउंटर बेरिंग ड्यूटीज आती हैं। टैरिफ्स हमारे कुछ इंपोर्टेड गुड्स पे लगाए जाते हैं टू ऑफसेट सब्सिडीज मेड टू प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज गुड्स। मतलब इसको मैं थोड़ा मतलब ऐसे समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या किया जाता है कि भाई हमारे कुछ इंपोर्टेड गुड्स है जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, है ना, इन पे क्या लगाए गए हैं, इन पे टैरिफ जो है वो लगाए गए, ठीक है। टैरिफ लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू ऑफसेट सब्सिडीज। इनका गोल रहता है कि सब्सिडीज को ऑफसेट करना है, कैसे कर, ठीक है, मेड टू प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना। ये सामान आपने कहीं बाहर से मंगाया, किसी ना किसी ने तो उसको भेजा है ना, जिस कंट्री ने भेजा है उनके लिए तो एक्सपोर्ट हो गया। तो इस कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, इस कंट्री के प्रोड्यूसर्स पे वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको सब्सिडीज दी है कि भाई ये जो सामान है, फॉर एग्जांपल इस सामान की प्राइस आपकी हो जाती है 1 लाख, लेकिन सरकार ने उनको दे दी सब्सिडी। अब सब्सिडी के तहत उनको ये सामान पड़ रहा है 50,000 का, है ना। अब 50,000 का सामान उनको पड़ रहा है, और वो फॉर एग्जाम्पल हमें बेच रहे हैं कितने में, 75,000 में बेच रहे हैं, जो बंदा इम्पोर्ट कर रहा है। अब जो बंदा 75,000 में इम्पोर्ट कर रहा है, तो इसको ओवरऑल क्या है, इसको तो काफी ज्यादा फायदा हो गया, है ना। अब हमारी सरकार थोड़ी सी दबाव में आ जाएगी। दबाव में क्यों आ जाती है, क्योंकि यही सामान जो इंडिया में है फॉर एग्जाम्पल को 1.2 लाख में मिल रहा है। अब 1.2 लाख में मिल रहा है, तो भाई आप बंदे अगर बाहर का ही सामान मंगाते रहेंगे तो हमारे डोमेस्टिक सामानों को कोई पूछेगा नहीं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। मतलब इसको जैसे मैंने बताया काउंटर वेलिंग ड्यूटीज यानी कि CVD जो रहती है, इनका काम रहता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी इकोनॉमी के, है ना, और फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो कि सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, और वो उसको एक लोअर लेवल ऑफ प्राइस पे बेच पा रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज दी जा रही है ना, जो उनको उनकी गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है। अगर इस चीज को अनचेक छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे सब्सिडाइज इंपोर्ट्स जो रहते हैं उनका सीवियर इफेक्ट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे पड़ सकता है। फैक्ट्री क्लोजर्स हो सकते हैं, ह्यूज जॉब लॉसेस हो सकते हैं। तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो है उनको एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO है, वो ऐसे ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड को देखती है नेशंस के बीच में। उसके बारे में डिटेल्ड प्रोसीजर्स भी बता रखे हैं कि भाई कौन से सर्कमस्टांसेस में काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आपकी लगाई जा सकती हैं एक इंपोर्टिंग नेशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कंसेप्ट आ जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। ये भी एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होता है ना, जो कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन इंपोर्ट्स पे लगाती है भाई।
ये भी आपका फॉरेन इंपोर्ट यानी कि बाहर वाले सामान पे लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो सामान है ना, इसको इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के नीचे बेचा जा रहा है ना। अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है किसी को, मतलब किसी कंट्री वन से, यहाँ की कोई कंट्री क्या कर रही है, किसी सामान को बाहर की तरफ भेज रही है ना, किसी प्रोडक्ट को, और इसकी जो फेयर प्राइस है वो मार्केट स्टैंडर्ड से कम आ जा रही है। उन्होंने जानबूझ के डिटरमाइन किए भाई कि भाई हम इसकी प्राइस कम रखेंगे और इसको बाद में हम दूसरी कंट्री को भेजेंगे, है ना। नॉर्मली जो प्राइस है उससे इसकी प्राइस उन्होंने कम रख दी। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि कंट्री टू में जो है इस सामान को भेज दिया, तो मतलब यहाँ के लोगों ने इम्पोर्ट कराया था, तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट की डंपिंग कर रहा है। ठीक है। WTO एग्रीमेंट यानी कि GATT जो है, उसमें गवर्नमेंट को ये अलाउ कि भाई आप इस तरह की डंपिंग के खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं, जहां पर जेन्युइन जो इंजरी आपकी कॉम्पिटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री को की जा रही है। पैसे कम बेचोगे, यहाँ के लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को लेगा ही नहीं, तो डोमेस्टिक इससे इंडस्ट्री खराब हो जाती है। फिर आ जाते हैं मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स रहते हैं इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, जो कि ऑफशोर कैपिटल मार्केट्स में इशू किए जाते हैं। ठीक है। ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जो ऑफशोर इन्वेस्टर्स के लिए इशू किए जाते हैं, डॉलर्स में सेटल किया जाता है, तो करेंसी रिस्क जो है वो आपका इन्वेस्टर के ऊपर रहता है, नॉट ऑन द इशूअर। अनलाइक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जहां पर इंडियन कंपनीज क्या करती हैं, पैसे रेस करती हैं इन द फॉरेन करेंसी लोन। ठीक है। इसी में ग्रीन मसाला बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। ये वो मसाला बॉन्ड्स होते हैं जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। इनके बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं भाई, करंट जो कंपनीज हैं उनको रुपी डेप्रिसिएशन के बारे में चिंता नहीं करनी होती। मसाला बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स को एक्सचेंज रेट रिस्क से बचाते हैं, है ना। उनका जो इशुएंस होता है वो आपको मॉडरेशन में किया जाना चाहिए। और मसाला बॉन्ड्स के इम्प्लीकेशंस जनरली जो रहते हैं वो रुपी, इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमी पे ओवरऑल रहते हैं। लास्ट में अगर हम फॉरेन रिलेटेड कंसेप्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट जो किसी कंपनी ने किए हैं या फिर किसी इंडिविजुअल ने किए हैं, है ना, किसी एक कंट्री में, इन बिजनेस इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री, है ना। ये लोग किसी स्पेसिफिक कंट्री वन को बिलोंग करते हैं, और ये लोग कंट्री टू में क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। अब ये किस तरीके से हो सकते हैं, ये या तो बिजनेस ऑपरेशंस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, है ना, या तो ये हो सकता है, या फिर एक्वायर कर रहे हैं भाई आपके बिजनेस एसेट्स को दूसरी कंट्री में, जैसे कि ओनरशिप हो रही है, कंट्रोल, अपने इंटरेस्ट को, फॉरेन कंट्री में इनकी कुछ स्पेसिफिक हिस्सा ले लिया उन्होंने, यानी कि इंटरेस्ट को कंट्रोल कर लिया। तो FDI जो रहते हैं ये आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से अलग रहते हैं, जहां पर इन्वेस्टर जो है सिर्फ इक्विटीज को क्या करता है, परचेज करता है ना। ये फॉरेन बेस्ड कंपनीज में इक्विटीज को सिर्फ परचेज करता है। ये की फीचर होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, मतलब जो की फीचर फॉरेन डायरेक्ट FDI का रहता है वो ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसके द्वारा एक इफेक्टिव कंट्रोल लिया जाता है, किसी भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी ली जाती है ना। एक सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर, तो डिसीजन मेकिंग फॉरेन बिजनेस का होता है। ठीक है। नई डेफिनेशन के हिसाब से जो आपकी अरविंद मायारम कमेटी ने एक्सेप्ट की थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर 10% या उससे ज्यादा का होगा इंडियन लिस्टेड कंपनी में, तो उसको FDI की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी अनलिस्टेड कंपनी में किया जाएगा उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं रखी गई है, उसको FDI ही माना जाए। फिर आ जाते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट जो नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा इन इंडिया सिक्योरिटीज में किया जाता है ना। नॉन रेसिडेंट्स जो है इंडिया के, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज, ये सारी आ जाती हैं। मतलब ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट आपके सिक्योरिटीज में कर रहे हैं, इनको बोला जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI। ठीक है। इनको बोला जाता है। अब सेबी के हिसाब से क्या है कि कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो आपका किया जा रहा है नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा, जो कि 10% से कम का है ना, ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी। ठीक है। किसी भी कंपनी के कैपिटल के 10% से कम का है तो वो आपका वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो उसको FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में आपके इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, ठीक है, जो इन्वेस्ट ही करते हैं।
क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं आपके, और सब अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो FIIs में आपका पेंशन फंड आ जाता है, म्यूचुअल फंड आ जाता है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, री इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, ये सारी की सारी आ जाती हैं। सेबी के हिसाब से FII एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो स्टेब्लिश किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है आउटसाइड इंडिया, है ना। ये इंडिया से बाहर की एंटिटी होती है, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया में सिक्योरिटीज के टर्म्स में, तो FII इज एन इंस्टीट्यूशन दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस 1995। सबसे लास्ट में आता है FDI का रूट। तो भाई इसमें एक तो आ जाता है आपका ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में किसी तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको नहीं चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो रूट आता है, इसके अंदर रूट एप्लीकेशंस के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आता है, FIPB, है ना। अप्रूवल चाहिए होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का, और इसमें ये चाहिए होता है, और क्या बोलते हैं कि डिफेंस जो है आपका, डिफेंस में 49% से FDI के लिए आपको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज का क्या बोलते हैं अप्रूवल चाहिए होता है। अदरवाइज आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। जो भी प्रपोजल्स आपके 30 बिलियन रुपीस से ऊपर के जाते हैं, उनको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो देखती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल सेक्टर वाला पूरा खत्म हो जाता है। अब जो लास्ट लेक्चर बचेगा, उस लास्ट लेक्चर में हम कुछ कैपिटल मार्केट्स की बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 25-26 स्लाइड्स हैं बस। कैपिटल मार्केट्स की बात करेंगे, इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल जो कुछ हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रेटन वुड्स वगैरह, उनकी बात करेंगे, और एक दो छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं वो हमारे माइक्रो इकोनॉमी के हैं, हम उनको भी कवर करेंगे। अदर देन दैट इट इज़ मोस्टली डन, कंप्लीट हो चुका है हमारा इकोनॉमी। आप लोग CAPF AC के जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले थे उनको देखिए। इस वीकेंड पे CDS का जो क्लास है वो भी हम कंडक्ट कर लेंगे, तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा इकोनॉमी के पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स का, तो आपको सॉरी पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का, तो उसका भी आपको एक सर्टेन आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस, बिकॉज आई नो दैट दीज वीडियोस आर क्वालिटी वाले हैं, आप लोगों को काफी हेल्प करेंगे। ज्योग्राफी के वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, धीरे धीरे हम लोग सारे वीडियोस को कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी रेस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज हमने CAPF AC 2025 का बैच लॉन्च कर दिया है ना। बैच 1 को लॉन्च किया है, चीता 1 को। तो भाई इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगी। इसके साथ साथ इसका एक स्पेसिफिक वीडियो जो है वो मैं बना के शाम तक डाल, ठीक है। ओके गाइस, जय हिंद टू यू।